वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहित गंगवार। आज मध्यकालीन भारत को हम पहले से स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम उसका पार्ट 3 लेकर के आए हैं। पार्ट 2 में आपने देखा था कि किस प्रकार से भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया और आज पार्ट 3 में देखेंगे किस प्रकार से द्वितीय तुर्क आक्रमण भारत पर हुआ। प्रथम तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया, उसके बाद उसके पुत्र महमूद गजनबी के द्वारा 17 बार भारत पर आक्रमण किया गया और पंजाब में गजनवियों ने अपनी सत्ता भी स्थापित की। अर्थात हम कह सकते हैं जो पंजाब का क्षेत्र था वो गजनवियों के कब्जे में रहा। अब देखिए, द्वितीय तुर्क आक्रमण जिस शक्ति के द्वारा हुआ वो शक्ति थी गौरी। कौन थी? गौरी। आप एक नाम से सभी लोग बहुत परिचित होंगे, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी सबने बहुत नाम सुना होगा। अभी एक बहुत चर्चित मूवी आई थी पृथ्वीराज, जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छे से पिटी है ना। तो उस समय भी आपने मोहम्मद गौरी का नाम बहुत सुना होगा, पृथ्वीराज का नाम सुना होगा। तो आज उसी पृथ्वीराज और उसी मोहम्मद गौरी की कहानी मैं आपको बताऊंगा और वो किस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं यहाँ पर बोर्ड पर नोट करूँगा, आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें। अब देखिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूँगा कि ये गौरी आए कहाँ से। देखिए, ये गौरी जो था ये गौर प्रदेश का निवासी था। ठीक, ये जहाँ के निवासी थे उस क्षेत्र का उस स्थान का नाम ही क्या था? गौर। इसीलिए ये गौरी कहलाए। ठीक, अब देखिए, ये गौर जो क्षेत्र था ये बड़ा ही बियाबान उजड़ा हुआ क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा संपन्न क्षेत्र नहीं रहा गौर। देखिए, यहाँ गौर जो क्षेत्र था ये गजनवियों और सल्जुकों के बीच का क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा संपन्न भी नहीं रहा और हमेशा समझ सकते हो ये इन सब से बहुत कटा हुआ सा क्षेत्र था गौर। और गौर क्षेत्र ऐसा था कि आसपास उसके बहुत सारे छोटे छोटे मुस्लिम राज्य थे, लेकिन फिर भी गौर जो राज्य था वहाँ पर महायान बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसके अनुयायी निवास करते थे। ज़्यादातर जो गौर क्षेत्र था इसमें बौद्धिस्ट निवास करते थे। महमूद गजनबी ने इस पर 11वीं शताब्दी में जाकर के आक्रमण किया गौर क्षेत्र पर और इसका इस्लामीकरण किया, यहाँ के लोगों को इस्लाम से दीक्षित किया और वहाँ पर उसने कुछ मौलवियों को भी नियुक्त कर दिया कि इन लोगों को इस्लाम की शिक्षा दें। वो फिर भी हम कह सकते हैं कि पूर्णतः ये इस्लामिक नहीं हुआ था, बाद तक यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बना रहा। और इसी समय यहाँ पर क्या हुआ, बहुत छोटे छोटे जो गौर क्षेत्र था यहाँ पर बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। उन्हीं राज्यों में से एक राज्य था संसवनी राज्य। एक राज्य निकल के आया संसवनी राज्य। उन सभी छोटे छोटे राज्यों में से सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर के ये राज्य उभरा और इनकी जब शक्ति का विस्तार होने लगा, इन्होंने सल्जुक जो साम्राज्य था उसके राजा थे संजर, है ना, उनके ऊपर भी इन्होंने आक्रमण किया संसवनियों ने। तब इनकी शक्ति को और ज़्यादा विकास होने लगा और जब इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो गजनवियों को लगा कि अब गौर क्षेत्र के या गौर राज्य वाले मतलब इनकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इनसे हमें खतरा हो सकता है। तो इसने यहाँ पर जो गजनवी शासक था एक, इस गजनवी शासक का नाम क्या था?
बहराम शाह। इस बहराम शाह ने ससवनी वंश के एक शासक अलाउद्दीन हुसैन के भाई का अपहरण कर लिया और उसको विष देकर के मार दिया। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए 1154 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? गजनी पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर बड़ा ही विध्वंसक आक्रमण किया और इसने गजनी को खूब लूटा। लूटने के पश्चात इसने पूरे गजनी को जलाकर राख कर दिया। इसीलिए जो अलाउद्दीन हुसैन है, अलाउद्दीन हुसैन को जहां सोज कहा गया। क्या कहा गया है? जहां सोज। जहां सोज का मतलब होता है विश्व को जलाने वाला। जहां सोज का मतलब क्या होगा? विश्व को जलाने वाला। प्रश्न पूछा गया है कि जहां सोज किस शासक की उपाधि थी या जहां सोज किस शासक को कहा जाता है, तो उसमें अगर आपको एक विकल्प मिलता है अलाउद्दीन हुसैन के नाम का, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? अलाउद्दीन हुसैन। अलाउद्दीन हुसैन को जहां सोज कहा जाता है। अब देखिए, अलाउद्दीन हुसैन का शासन चला, गजनी पर, गौर पर, सब क्षेत्रों का शासक कौन हो गया? अलाउद्दीन हुसैन। मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं। अब देखते हैं हम आगे क्या हुआ। अलाउद्दीन हुसैन की मृत्यु के बाद 1163 ईस्वी में 1163 ईस्वी में गौर का जो क्षेत्र था, यहाँ का शासक जो बना, गौर का शासक जो बना, वो बना गियासुद्दीन। गियासुद्दीन शासक बना गौर का। इस गियासुद्दीन का एक भाई था छोटा, इनके इस भाई का नाम था मुइजुद्दीन। इस मुइजुद्दीन ने, या देखिए इसका नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी भी मिलता है। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। वैसे इसका एक नाम, ये मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी का एक नाम और है, यह हम लिख सकते हैं, या सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन। तो ये सिहाबुद्दीन जो नाम था वो किसका था? मोहम्मद गौरी का ही था। आप इस नाम से तो बहुत ज़्यादा परिचित हैं। मोहम्मद गौरी आपने खूब पढ़ रखा है और खूब चर्चा में भी रहता है मोहम्मद गौरी का नाम। लेकिन थोड़ा सिहाबुद्दीन नाम ऐसा है, इसको आपने कम सुना होगा। अगर अच्छे से अध्ययन किया, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कभी नहीं सुना, लेकिन जिसने अच्छे से किताबों का अध्ययन किया होगा उसने सिहाबुद्दीन के बारे में पढ़ा होगा, सिहाबुद्दीन नाम को पढ़ रखा होगा। लेकिन जिसने थोड़ा सा अध्ययन कम किया है उसने मोहम्मद गौरी ही नाम सुना होगा, क्योंकि ज़्यादातर पुस्तकों में मोहम्मद गौरी ही नाम मिलता है, सिहाबुद्दीन नहीं दिया गया है। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी नाम इसने जब गजनी का ये शासक बना उसके बाद रखा था, वैसे इसका नाम सिहाबुद्दीन ही था। गियासुद्दीन का भाई सिहाबुद्दीन, इसने 1173 ईस्वी में 1173 ईस्वी में गजनी पर अधिकार कर लिया। गजनी पर अधिकार कर लिया और गजनी पर अधिकार कर लेने के पश्चात यहाँ का जो शासक था गजनी का, है ना, गजनी के शासक
का शासक, इस गजनी के शासक का क्या नाम था? बहराम शाह। बहराम शाह भाग करके कहाँ आ गया? भारत आया। हमने बताया था जब स्टार्टिंग में कि गजनवियों का शासन भारत में पंजाब क्षेत्र पर था। पंजाब का जो क्षेत्र था वो गजनवियों के नियंत्रण में था। तो इसने आकर के कहाँ पर आके इंडिया भारत में कहाँ आया? पंजाब क्षेत्र में आया ये। ठीक, कुछ समय बाद बहराम शाह की हो जाती है मृत्यु, और बहराम शाह के बाद इसका पुत्र शासक बनता है, और उस पुत्र का नाम क्या था? तो पंजाब का शासक अला कौन बना? खुसरो मलिक। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कई बार कि गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? खुसरो मलिक। ये गजनी वंश का अंतिम शासक था। बाद में बताएंगे कब क्या हुआ। अभी आप देखें, गजनी पर इसका अधिकार हो गया। अब गजनी पर अधिकार करने के पश्चात इसने भारत की ओर अपना विस्तार करने का सोचा। भारत की ओर विस्तार करने के दो कारण थे। एक तो पंजाब क्षेत्र पर बहराम शाह आ चुका था। ठीक, इसको भी इनकी गजनवियों से बहुत दुश्मनी थी, क्योंकि हमने जैसा बताया था अलाउद्दीन हुसैन के भाई को गजनवियों ने मार दिया था, है ना, विष दे करके। इसलिए गजनवियों और गौरियों के बीच शत्रुता थी और वो उनका नाश करना चाहते थे। इसलिए भी वो भारत की ओर बढ़ा और वो भारत में अपने साम्राज्य का भी विस्तार करना चाहता था। इसलिए भी मोहम्मद गौरी भारत की ओर आया। मोहम्मद गौरी ने, देखिए, मोहम्मद गौरी ने जो आक्रमण किया, भारत में पहला आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान को जीत लिया। ठीक, मुल्तान को जीता। मुल्तान में जो शासन कर रहे थे वो उस समय करमाथी थे। करमाथी सिया संप्रदाय के लोग थे। ये करमाथियों का शासन था। इनको पराजित किया इसने। करमाथी पराजित होने के पश्चात, देखो करमाथी जो थे ना, इनके जो धार्मिक रूप से थे ये इस्लाम और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को मानते, दोनों का मिला जुला रूप को मानने वाले ये लोग थे करमाथी। ठीक, इनको पराजित किया किसने? मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में। इनको पराजित करने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने अगला आक्रमण 1178 ईस्वी में भारत के ऊपर किया। मतलब भारत में पहला आक्रमण हो चुका था, दूसरा आक्रमण भी भारत में गुजरात क्षेत्र पर किया। कहां पर किया? गुजरात पर। गुजरात क्षेत्र के उस समय शासक थे मूलराज द्वितीय। कौन थे? मूलराज द्वितीय। देखिए, यहां पर चालुक्य वंश का शासन था। चालुक्य वंश के एक शासक थे अजयराज। अजयराज जी की मृत्यु हो जाती है और अजयराज की मृत्यु के बाद उनके जो दो पुत्र थे, एक का नाम मूलराज द्वितीय था और एक का नाम भीम द्वितीय था। मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय की माता का नाम नायिका देवी था। अब जिस समय अजयराज जी की मृत्यु हुई उस समय उनके दोनों पुत्र बहुत छोटे थे, इसलिए चालुक्य वंश के जो अन्य, मतलब चालुक्य राज्य के जो मंत्री थे, उन्होंने सलाह दी नायिका देवी जी को कि शासन सत्ता आप संभाल लें, आप हमारी महारानी बन जाएं। लेकिन नायिका देवी ने साफ इनकार कर दिया। बाद में निर्णय ये लिया गया
कि शासन सत्ता तो उनके पुत्रों के नाम से ही चलाई जाएगी, लेकिन उनकी संरक्षिका के तौर पर शासन कौन करेंगी? नायिका देवी करेंगी। और एक महिला जब शासन कर रही थी तो मोहम्मद गौरी को लगा कि गुजरात को विजित करना बड़ा ही आसान कार्य होगा, और मोहम्मद गौरी ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी, एक महिला को कमज़ोर समझ के। और मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया गुजरात के ऊपर तो नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को धूल चटा दी। देखिए 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और नायिका देवी के मध्य एक युद्ध हुआ आबू पर्वत के पास में, कायद्रा के मैदान में, है ना। इसे बोलते हैं कायद्रा का युद्ध। और इस युद्ध में पराजय किसकी हुई? पराजय या पराजित कौन हुआ? मोहम्मद गौरी। और ऐसे वैसे पराजित नहीं हुआ, बहुत ही बुरी तरीके से उसको पराजित किया गया, और जैसे तैसे बेचारा भाग करके चला गया यहाँ से मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम हार या प्रथम पराजय कुछ भी पूछा जाए तो किसके द्वारा की गई? वो पराजय नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को दी थी, या हम कह सकते हैं गुजरात में मोहम्मद गौरी की प्रथम हार हुई, है ना। अब देखो एक चीज और इंटरेस्टिंग बताते हैं, जब चालुक्य वंश के साथ मोहम्मद गौरी का युद्ध हो रहा था तो उस समय पृथ्वीराज चौहान नया नया शासक बना था। कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान शासक बना तो उस समय उसकी आयु मात्र 11 वर्ष की थी। मात्र कितने वर्ष की थी? 11 वर्ष की थी। और लगभग ऐसा माना जाता है कि 1177 ईस्वी के आसपास में जाकर के पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय शासक बना था। तो पृथ्वीराज चौहान से चालुक्य वंश के शासकों ने मदद मांगी थी कि मोहम्मद गौरी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है और आप हमारी मदद करें। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के मंत्रियों ने उसको सलाह दी कि आप इनकी मदद ना करें। जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान ने उनकी मदद नहीं की थी, क्योंकि उनके मंत्रियों का कहना था कि चालुक्य तो हमारे भी दुश्मन हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। और यही भारत के इतिहास का सबसे दुखद परिणाम रहा कि भारतीय राजाओं ने एक दूसरे की मदद नहीं की। अगर पृथ्वीराज चौहान उस समय चालुक्य वंश की सहायता करते तो मोहम्मद गौरी की और भी बुरी पराजय हो सकता है मोहम्मद गौरी मारा जाता, या बाद में अगर पृथ्वीराज चौहान के साथ जब युद्ध हो रहा था तो चालुक्य वंश या चालुक्य शासक इनकी मदद कर सकते थे अगर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने मदद की होती। तो यहां पर देखो, यहां पृथ्वीराज चौहान की इतनी ज्यादा गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि उस समय वो बालक ही था, मात्र उसकी आयु 12 वर्ष की रही होगी, है ना। तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान की इतनी गलती नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, उनको सलाह देने वाले, उनको सलाहकार जो उनकी परिषद थी, उसका बहुत बड़ा दोष था कि उन्होंने चालुक्य वंश के शासकों को मदद देने के लिए पृथ्वीराज चौहान को सलाह नहीं दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज यहाँ पर मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और इसके पश्चात इसने पेशावर को जीता। पेशावर को जीतने के बाद लाहौर को जीतने का प्रयास किया और अंततः इसने मोहम्मद गौरी ने 1186 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया, है ना। लाहौर पर अधिकार कर लिया। और लाहौर पर जब अधिकार कर लिया तो लाहौर का या पंजाब क्षेत्र का शासक कौन था? खुसरो मलिक। खुसरो मलिक की इन्होंने हत्या करा दी। खुसरो मलिक पराजित हुआ और उसकी खुसरो मलिक की हत्या हो गई। उसके पश्चात इन्होंने मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में तवर हिंद को जीत लिया। तवर हिंद को जीत लिया। ये तवर हिंद आज आधुनिक भटिंडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आज का जो भटिंडा है उसे हम पहले तवर हिंद बोलते थे। जब तवर हिंद को जीत लिया तो इधर से पृथ्वीराज चौहान
को लगने लगा कि अब हमारी सीमाएं बिल्कुल मिल चुकी हैं, अब खतरा मेरे ऊपर है ना, मेरे साम्राज्य के ऊपर खतरा है। इसलिए उसने तुरंत तवर हिंद के पास पहुंचा, है ना, अपनी सेनाओं को लेकर के, और 1191 ईस्वी में ही 1191 ईस्वी में ही तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। क्या हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध। अब देखिए, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ, ये किस किस के बीच हुआ? दो पक्ष रहेंगे इसमें, है ना। एक पक्ष में पृथ्वीराज चौहान, दूसरे पक्ष में मोहम्मद गौरी। और इसमें विजयी कौन हुआ? इसकी विजय हुई और इसकी पराजय हुई। ठीक, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के साथ जो तराइन के प्रथम युद्ध लड़ा, उसमें पराजित हुआ, और पराजित होने के पश्चात मोहम्मद गौरी भाग गया, अपनी सेना को लेकर के यहाँ से भाग गया भारत से। गलती पृथ्वीराज चौहान की यहाँ थोड़ी सी ये रही कि इन्होंने इसका पीछा नहीं किया, और पीछा करने के बाद इसको मतलब पकड़कर इसको दंडित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसका पीछा नहीं किया, और ये पृथ्वीराज चौहान की थोड़ी सी गलती रही, जिस कारण से इसको तैयारी का मौका मिला। देखो, दूसरा ये था, इसका अगर पीछा करते तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेना को क्षति पहुंचा सकते थे पृथ्वीराज चौहान, और ज़्यादा से ज़्यादा जब इसकी सेना को क्षति पहुंचती तो ये इतनी जल्दी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो पाता। और इन्होंने जब उसकी सेना को भी ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाई, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेना लेकर के निकल गया, तो उसे ज़्यादा समय नहीं चाहिए था दूसरा युद्ध लड़ने के लिए। और देखो, दूसरी बात ये थी, मोहम्मद गौरी भले पराजित हुआ था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, वो फिर उठ खड़ा हुआ। और कहते हैं कि मोहम्मद गौरी जब पराजित होकर यहाँ से गया, तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, रातों को सोता नहीं था, लगातार तैयारी करता रहता था युद्ध की। उसको मतलब जुनून था कि मैं पृथ्वीराज चौहान को दोबारा जाकर के हराऊंगा। और ठीक 1 साल बाद उसने उसी मैदान में वहीं अपने तंबू लगा दिए जहां पर पहले साल पड़ाव डाला था तराइन के प्रथम युद्ध में। और ठीक 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो इस बार परिणाम बदल गया। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? परिणाम पृथ्वीराज पराजित, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। पराजित हुआ। अब देखिए, अब यहां पर पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया, तो पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने के पश्चात क्या हुआ? देखो, यहां पर जो पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था, उसका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक काव्य की रचना की है, उस काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अगर हम चंद्रबरदाई ने जो उसमें वर्णन किया है, वो कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी जो था वो पकड़ करके ले गया, कैद करके ले गया गजनी, और गजनी में उसको कैद करके रखा। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ पर शब्दवेदी बाण छोड़ करके मोहम्मद गौरी की हत्या कर दिया, मोहम्मद गौरी का वध कर दिया, ऐसा वो अपने ग्रंथ में वर्णित करता है। लेकिन अन्य जो इतिहासकार हैं उस समय के, वो ये वर्णित करते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया था, और कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के नियंत्रण में शासन भी किया था। देखिए, कुछ पृथ्वीराज चौहान के ऐसे सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जिन पर पृष्ठ मतलब पिछले भाग पर उनके
श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ है, जिनसे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान ने उसकी अधीनता में शासन किया था। उन सिक्कों से भी ये प्रमाणित होता है। बाद में देखिए मोहम्मद गौरी जो था, इसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। 1206 ईस्वी में कहा जाता है कि जाट या खोखरों ने इसके ऊपर हमला किया और उन्होंने इसकी हत्या कर दी। किसकी? मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब मानी जाती है? मोहम्मद गौरी की मृत्यु, ठीक, 1206 ईस्वी। अब देखिए ये तो हो गई मतलब उसके मृत्यु की बातें। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान पराजित क्यों हुए। उसके देखो 2-3 कारण मान लिए जाते हैं। एक तो पृथ्वीराज चौहान के पराजित होने का सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आया दूसरे साल लड़ाई लड़ने के लिए, और एक पूरी प्लानिंग के साथ आया, पूरी योजनाएं उसके पास तैयार थी कि किस प्रकार से मुझे इनकी सेना को घेरना है। देखिए दूसरी चीज़ क्या थी, जो राजपूत थे इनकी सेनाओं में हाथी ज़्यादा रहते थे, हाथियों का प्रयोग ज़्यादा करते थे, और तुर्क जो लड़ने आए ये घोड़ों का प्रयोग ज़्यादा करते थे, जिस कारण से क्या होता था, घोड़ों का प्रयोग करने के कारण इनकी सेना का मूवमेंट बड़ी तेज़ी से हो सकता था, और हाथी इनकी सेना में ज़्यादा होते थे राजपूतों की, तो जिस कारण से क्या होता था, इनकी सेना हल्के हल्के आगे बढ़ पाती थी। अब देखिए जैसे हाथियों का प्रयोग ये इसलिए करते थे ताकि हम शत्रु की सेना को आराम से कुचल सकें, और पहले युद्ध में हुआ भी यही था कि उन्होंने मोहम्मद गौरी की सेना को बहुत ज़्यादा कुचला भी था हाथियों ने। तो इस बार मोहम्मद गौरी ने इसका एक तोड़ निकाल के लाया। उसने क्या किया, हाथियों को 3 तरफ से घेर करके उनके पैरों पर वार करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हाथी मतलब घायल होकर के उल्टा अपनी सेना को दबाने लगे, अपनी सेना को कुचलने लगे, जिससे किसका नुकसान हुआ? पृथ्वीराज चौहान का नुकसान हुआ। दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार का सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय पृथ्वीराज चौहान का साथ किसी भी भारत के अन्य राजा ने नहीं दिया, अन्य राजाओं ने नहीं दिया। इसका कारण बहुत हद तक पृथ्वीराज चौहान भी था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का देखो चालुक्यों के साथ झगड़ा था, चालुक्य के साथ इनकी दुश्मनी थी, गुजरात के जो शासक थे। राजस्थान के बहुत सारे राजपूत शासकों को इन्होंने पराजित किया था, इसलिए वहाँ राजस्थान में भी इनकी सबसे दुश्मनियाँ थीं। इधर कन्नौज में गहड़वाल वंश था, गहड़वाल वंश में जो उस समय शासक थे जयचंद, उनकी पुत्री संयोगिता, उसके साथ मतलब उसका हरण पृथ्वीराज चौहान ने कर लिया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान से गहड़वाल वंश के शासक जयचंद वो भी दुश्मनी मानते थे, या उन दोनों के बीच में भी शत्रुता थी, इसलिए वो भी इनका साथ देने नहीं आए। और इधर जो चंदेल इधर जो महोबा था, महोबा के पास में आपका कलिंजर था, इधर सब में इधर चंदेलों का शासन था, और चंदेल शासकों को भी इन्होंने पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने, है ना। तो ये भी इनको साथ देने नहीं थे। मतलब सबसे तो मतलब पृथ्वीराज चौहान की जो आसपास के उसके पड़ोसी राज्य थे सबसे उसकी शत्रुता थी, इसलिए उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आया, जिन कारणों से पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। पृथ्वीराज चौहान पराजित इन कारणों से हुआ। अब देखिए जब तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजित हुआ, तो उसके बाद उसने भारत में अपने क्षेत्रों का विस्तार करना प्रारंभ किया। 1194 ईस्वी में 1194 में मोहम्मद गौरी ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? गहड़वाल वंश के शासक जयचंद के ऊपर, है ना, जयचंद के ऊपर। तो एक पक्ष इसमें जयचंद हो जाएगा और एक मोहम्मद गौरी का पक्ष है, ठीक। ये दो पक्ष हैं और इन दोनों के बीच में 1194 ईस्वी में लड़ाई हुई।
और इस लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? चंदावर के युद्ध के नाम से। चंदावर का युद्ध, इसे क्या बोलते हैं? चंदावर का युद्ध। चंदावर ये एटावा जिले में पड़ेगा, या एटावा जिले में एक स्थान है चंदावर। वहाँ पर मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच मतलब युद्ध हुआ और इसमें जयचंद की पराजय हुई। पराजित कौन हुआ? जयचंद हुआ। और इसी समय मोहम्मद गौरी ने बनारस पर भी आक्रमण किया था, बनारस को भी खूब जम के लूटा, बनारस के मंदिरों को भी नष्ट किया इसने। ठीक, अब मोहम्मद गौरी देखिए गजनी का भी शासक था और भारत में भी उसका क्षेत्र था। तो मोहम्मद गौरी गजनी और भारत के बीच आता जाता रहता था काफ़ी, इसलिए उसने भारत का जो शासन था वहाँ पर अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इसका एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, जिस पर ये बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। अब 1202 ईस्वी में इन्होंने परमार्दी देव को पराजित किया। ठीक, परमार्दी देव को पराजित करने के बाद इन्होंने जो ये चंदेल शासक था इसको पराजित करने के बाद बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इनका एक मोहम्मद गौरी का ही एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था इसका? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1202 और 1203 ईस्वी में बिहार और बंगाल को जीत लिया। बिहार और बंगाल को जीत लिया। जब इसने बिहार के ऊपर आक्रमण किया तो बिहार में उस समय 2 विश्वविद्यालय थे। एक विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय और एक विश्वविद्यालय का नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इन दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट करने का कार्य किसने किया? नालंदा और विक्रमशिला। ठीक, इन दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट किया किसने? बख्तियार खिलजी ने। क्या नाम था इसका? बख्तियार खिलजी, है ना, लिख देते हैं यहां पर, बख्तियार खिलजी। ये प्रश्न कई बार और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने वाले का नाम क्या था, तो कौन हो जाएगा? बख्तियार खिलजी था। या पूछ ले विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था, तब भी किसका नाम हो जाएगा? बख्तियार खिलजी का। और बंगाल को विजित करने का श्रेय किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को। बिहार को विजित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो भी हो जाएगा बख्तियार खिलजी को। ठीक, इन सबको क्षेत्रों को विजित किया इसने, बख्तियार खिलजी ने। अब जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? मोहम्मद गौरी की। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के पश्चात इसके गुलामों ने भारत पर शासन किया, मोहम्मद गौरी के। तो अब ये जो हमने तुर्क आक्रमण था, तुर्क आक्रमण का तीसरा भाग, उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, है ना, और दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चली, मतलब विस्तार से दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। और तब तक हम ये जो तो आपको 3 भागों में हमने अरब और तुर्क आक्रमण पढ़ाए, इनसे संबंधित प्रश्नों को भी, जो मुख्य प्रश्न होंगे जो इम्पोर्टेंट लगेंगे, उनको मैं PDF बना करके डाल दूंगा।
या एक वीडियो में उन पर डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद दिल्ली सल्तनत को इसी प्रकार से पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत के फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को उनको भी हल करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।